सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज हम लोग 2017 का क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सेमेस्टर 1 2017 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्यार से लोग क्या बोलते हैं बाबू? पॉम। क्या बोलते हैं? पॉम। पॉम है लेकिन बॉम्ब जैसा इसको उड़ा देंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, जल्दी बैठिए बाबू। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था 2017 में, पूरा पीडीएफ बाबू डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा टूल देती है ना, दूसरा टूल देती है पीछे से, जल्दी देखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2017 का पेपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिताजी कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिताजी कौन होगा? एफडब्ल्यू टेलर। बस में एफडब्ल्यू क्या बाबू? टेलर। ये पूरा पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो ऑनलाइन वालों बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा मैनेजमेंट के कितने पिताजी है? दो। कितने पिताजी है? दो। एक तो नॉर्मल पिताजी, एक तो साइंस वाला पिताजी। नॉर्मल पिताजी का नाम क्या है? हेनरी फ्यूल। हेनरी। और साइंस वाला पिताजी का एफडब्ल्यू। क्या बात है, वेरी गुड। आप आंसर देना। फंक्शन, अ टास्क, अ डिसिप्लिन, ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड। मतलब फंक्शन, टास्क, डिसिप्लिन शब्द एक शब्द में बयां करोगे, वो क्या है? एक शब्द, मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के याद कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ jurisdiction of the activities of top level management। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या नहीं है? तो टॉप लेवल ऑप्शन दिया हुआ है, टू क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टू डिसाइड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू हाईलाइट द डिमांड ऑफ एम्प्लॉइज। वर्कर के डिमांड को हाईलाइट करना टॉप लेवल का काम नहीं है। टॉप लेवल ये सब करने के लिए बैठा हुआ नहीं है, फालतू वाला बात मत करिए, ठीक है। उसके बाद आंसर क्या होगा? टू क्रिएट द डिमांड, टू हाईलाइट द डिमांड। डिमांड, वर्कर का डिमांड को रखना टॉप लेवल का काम नहीं। टॉप लेवल का काम है डिमांड को सुनना। टॉप लेवल वो लोग होते हैं जो आप लोग की तरह डायरेक्टर लोग, सीईओ लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर लोग, चैनल मैनेजर लोग, ये लोग होते हैं। अगला आइए, विच अप्रोच इज ऑफ मैनेजमेंट इम्फेसिस मैनेजिंग पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। वो कौन सा अप्रोच है जो कहता है कि लोगों को समझो ना, लोगों को समझिए, लोगों के करीब जाइए, उनको जानिए। ये कौन सा अप्रोच में कहा गया है? तो आंसर होगा बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच में ये बात बोला गया है। अगला बताइए, प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। आंसर होगा सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। सेटिंग एन Which of the following does not belong to the goal oriented planning? कौन सा ऐसा प्लानिंग है जिसमें गोल नहीं होता है? डेवलपमेंट प्लान, टैक्टिकल प्लान, टैक्स प्लान, डेरिवेटिव प्लान। आंसर होगा डेरिवेटिव प्लान। ओवरऑल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय। ओवरऑल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है बताइए? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कौन लेवल करता है? यस, प्लानिंग बनाने का आंसर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ दिस मार देते हैं, ऑल ऑफ दिस देख के। और हर टाइम ऑल ऑफ दिस नहीं होगा बाबू। जागो ग्राहक, जागो। क्या कर रहे हो भाई? आंसर होगा ओवरऑल प्लानिंग इज मेड बाय कौन सा लेवल बताइए? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा लेवल बाबू? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आइए, स्ट्रेटेजिक प्लान इज, स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान, या उल्टा बोलिए, लॉन्ग टर्म प्लान इज द स्ट्रेटेजिक प्लान। तो स्ट्रेटेजिक प्लान को हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं, या लॉन्ग टर्म प्लान को क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रेटेजी। तो जो प्लानिंग आप लंबा समय के लिए करिएगा ना, लंबा समय के लिए, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान मीन प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जब हम लोग प्लान करते हैं इसको क्या बोलते हैं बाबू? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। समझ रहे हो? रिविजन करा रहे क्विकली, बुक पीडीएफ में तो सारा आंसर दिया ही हुआ हम लोग। For accomplishment of some common purpose by harmonious adjustment of specialized part of concern is called। जब सारे चीजों को अरेंज करके ऑर्गेनाइज करते हो आप, इसको क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? यस। अगला है, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो होता है? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर। इसका मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी मतलब पावर। पावर कौन देगा? जिसके पास होगा। तो पावर देने वाला जो होता है वो टॉप लेवल के लोग होते हैं। इसीलिए आंसर बोला अथॉरिटी कहां से कहां जाता है? अथॉरिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। सुपीरियर किसको देगा? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट सुपीरियर को पावर नहीं दे सकता। जूनियर स्टाफ कभी बॉस को पावर दे सकता है बताइए? जो सीनियर है वही ना अपना पावर बांटेगा। तो अथॉरिटी फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू। यस, नेक्स्ट, डिपार्टमेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? फंक्शन से, प्रोडक्ट से, प्रोसेस से, या ऑल ऑफ दीज? क्या बात है, क्या बात है, क्या बाबू?
उसके बाद द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ मैनेजर कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली इज कॉल्ड। एक मैनेजर के अंदर कितना जूनियर आदमी है, इसको कौन सा शब्द से डिनोट करते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ाई थे बोलो? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बोलो ना प्लीज। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब आपके अंदर कितना जूनियर लोग है। अगर मान लीजिए हम मैनेजर से अभी क्लास में 30 लोग बैठे हो आप लोग, तो 30 लोग जो क्लास में बैठे हो, तो आप लोग, मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हो गया? 30। हम एक बार में कितने लोगों को मैनेज कर पाते हैं, ये शब्द क्या शो करता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बाबू? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बाबू? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि हाउ मेनी सबऑर्डिनेट, समझे, कितने सबऑर्डिनेट आपके अंदर हैं, सुपीरियर के अंदर है। ठीक है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर परव्यू ऑफ डायरेक्टिंग। कौन सा चीज डायरेक्टिंग में नहीं आता है? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस चेक करना स्टाफिंग का काम है भाई, डायरेक्टिंग का काम नहीं है, इसीलिए आंसर होगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरा एकदम बढ़िया से अगला दिन जब टेस्ट देने आना ना, पूरा एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करके आना बच्चों। 17 का, 18 का, 19 का, 20 तक का पीडीएफ है ना, बढ़िया से खा के आइएगा। प्रोबेबली आप लोग का पेपर का जो पैटर्न होगा इस बार वो 2020 वाला होगा, प्रोबेबली, क्योंकि सेम 3 में आईटी का एग्जाम भी 20 के पैटर्न में ही हुआ। बात समझे ना, एमसीक्यू पेपर भी 20 के पैटर्न में दिया, तो आपका एग्जाम का पेपर भी 20 का पैटर्न ही रहेगा। 20 का पैटर्न कैसा है, एक बार पैटर्न देख लीजिएगा। बात समझे, हम लोग टेस्ट आपका 19 का पैटर्न में ले रहे, लेकिन आप 20 का पैटर्न को भी, पैटर्न से आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, 20 का पैटर्न होने से और अच्छा है। क्यों? 20 का पैटर्न में ऑप्शन बहुत ज्यादा है। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 तो करना रहेगा। तो भाइयों बहनों, 10 तो क्वेश्चन दोगे, 5 तो करना रहेगा, 2-2 मार्क्स करके रहेगा, और क्या चाहिए जिंदगी में? बस में जीने का तमन्ना छोड़ देंगे, इतना इजी क्वेश्चन दे देगा पेपर में। बस समझे ना, एग्जाम दे करके बोले अच्छा बाबा ये दे दी से, आप बस जो बोला यार आप उसको फॉलो करते आइए। अगला कितना नंबर बोलिए? 15। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना 2017, पंगा चला दिए पीछे वाला, 1 नंबर स्विच। हाँ देखिए भाई डियर स्टूडेंट्स, 2017 का जो है फॉर्म का पेपर है ना, वो आपको अभी सुन रहे इसलिए आपको इजी लग रहा है, ये पेपर इजी नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे ना, देखेंगे आपके दिमाग में जंबल करने लगेगा, कंफ्यूज हो गए क्या क्या ऑप्शन होगा। तो आपको ये ध्यान देना है बच्चों की पेपर समझ के जाए करिएगा, रट्टा मार के नहीं करिएगा। अगला में आइए, बोला है इसमें से कौन सा लीडरशिप का इंपॉर्टेंस नहीं है, लीडरशिप का काम नहीं है। लीडरशिप मोटिवेट करता है, ऑप्शन है मोटिवेट करता है। हाँ, क्या ये फिजिकल पावर क्रिएट करता है? क्या आपको ये बॉडी बिल्डर बनाता है? अजब पगला वाला पॉइंट दे दियो यार, आंसर बी वाला होगा। लीडरशिप का काम क्या नहीं है? तो आपको बॉडी बिल्डर बनाना, फिजिकल देगा ना, फिजिकल पावर। ऐप मोटिव करता है, पावर एक्सरसाइज करता है, बी वाला ऑप्शन है होगा। बोलिए बताइए, बोलिए, किसी हद तक लग रहा, दूर दूर तक लग रहा? Which of the following belong to leadership style based on behavior? वो कौन सा लीडरशिप है जो बिहेवियर के बेस पे होता है? कंटिन्यूअम लीडरशिप। और याद रखिएगा कंटिन्यूअम लीडरशिप में लीडरशिप स्टाइल 7 तरह के होते हैं। ओ माय गॉड, कितने तरह के? 7 तरह के। कितने तरह के? 7। कंटिन्यूअम लीडरशिप स्टाइल में कितने तरह का लीडरशिप होते हैं बाबू? 7। बाबा रे, कितना तरह का? उसके बाद इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन इज, बोला मैनेजमेंट की दुनिया में मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट की दुनिया में मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। अगर आपसे पूछेगा कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। तो व्हाट इज मोटिवेशन? तो मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। बाबू थोड़ा प्लीज बना दीजिएगा ना, आज कंप्लीट कर दीजिए ना प्लीज बुक को। चलिए नेक्स्ट में आइए। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इज कनेक्टेड टू, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को कौन दिया था? बिना पलटे बोलिए, अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो। एंड इसके देखो, हम जब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं तो जैसे आप जब घर में पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन के साथ एक ही क्वेश्चन पढ़ोगे, जो हम आपको बता रहे हैं उससे आसपास की चीज भी बता रहे। अब्राहम मास्लो ने ये थ्योरी दिया था, बट आपको यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज क्या है? अब्राहम मास्लो के हिसाब से एक इंसान के जीवन में कितनी तरह की ख्वाहिशें होती है? याद रखिएगा, हाउ मेनी नीड गिवन बाय अब्राहम मास्लो? तो मोस्ट प्रोबेबली समझ रहे हैं हम लोग का टेस्ट या तो मंगलवार या तो बुधवार, ये हम लोग का टेस्ट पड़ेगा। तो अब नहीं, टेस्ट नहीं हो, बताइए आप ऐसा नहीं बोल सकते। कोई ऐसा वीक नहीं जो टेस्ट नहीं। देखिए टेस्ट सबसे यूनिक चीज़ है कि ना, परसों टेस्ट दिया, कल पेपर चेक करके दे दिया आप।
तो गाइज सवाल ये है कि देखिए आपको अपना काम करना, हमने बहुत पढ़ाया आपको सेम 1 में, जो टॉपिक है, जो सिलेबस, आप वीडियो जब खोलेंगे ना, जब जो बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, आपका दिमाग हैंग करिए, इतना सारा वीडियोस क्या है, चैप्टर्स के तो है ही, चैप्टर के साथ ईयरली पेपर सॉल्व भी है, सॉल्यूशन के साथ वीडियोस कराएं आपको, समझ रहे। तो अब आपका काम शुरू हो रहा है, अब आपका टाइम शुरू हो गया, 10 दिन बाकी है, अब बोलता है ना आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बताओ कितना है, बोला खराब टाइम शुरू हो गया, 19 में आइए। तो देखिए 19 में आइए, अर्ली बिगनिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ग्रुप टास्क, टीम स्पिरिट, ये सारा किसका प्रिंसिपल है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का होगा, कोऑर्डिनेट। अच्छा चलो, कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल है कि मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड यूनिक फैक्ट। ये प्रिंसिपल दिया कौन था पता है? मैरी पार्कर फॉलेट। देखिए अब आपको हमने क्या पढ़ा, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हमने, इससे रिलेटेड सारा चीज होता है। इस प्रिंसिपल को दिया कौन था? मैरी पार्कर फॉलेट। कौन दिया था बोलो? मैरी पार्कर फॉलेट। चलो वो कौन सा थ्योरी है? विच थ्योरी अज्यूम्स दैट पीपल आर नेचुरली एंड लेजी एंड विल अवॉइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ पॉसिबल। लोग कोरिया होते हैं, कोरिया। कौन सा प्रिंसिपल ने बोला कि लोग कोरिया होते हैं? एक्स। आपका एक्स क्या था? कोरिया। लेजी, तो आप अगर भूल जाते, कोरिया था, लेजी था, ना उमंग था, ना तरंग था, जीवन कटा हुआ पतंग था, इसलिए तो आपका एक्स है, क्योंकि आप उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो आपका क्या था? एक्स। थ्योरी एक्स में भी यही बात बोला गया, जो लोग एक्स होते हैं ना वो लोग ऐसे होते हैं, कोरिया, लेजी, काम का इंटरेस्ट नहीं, ना उमंग है, ना तरंग है, जीवन कटा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अगला में है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी साइड में दीजिए बाबू। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी को कौन इंट्रोड्यूस किया था? हर्जबर्ग। हर्ज ये मैकग्रेगर का थ्योरी था एक्स वाई, और हर्जबर्ग का थ्योरी था मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या फिर हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर। आप कोचिंग का टेस्ट देने आएंगे मंगलवार को, या आप बहुत जल्दी बैठे यार, आप बहुत लेट से आते हो, तो जब भी आप टेस्ट देने के लिए बैठेंगे आएंगे ना, तो आप ये प्रिपेयर करके आएंगे मेंटली कि हम सीयू का एग्जाम देने आ रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप पूरा अपना बेस्ट दे करके आएंगे। जैसे सीयू का एग्जाम रहेगा तो आप अपना बेस्ट देते हो ना, तो वैसे आप क्या करोगे? पूरा बढ़िया से पढ़ के आओगे। आपने एक बाबू देखो, आपने एक बार पढ़ाई किया, आप एक बार कोचिंग का एग्जाम दे दिए, एक राउंड प्रिपरेशन आपका हो चुका है, फिर आप टेस्ट दे, फिर आपका सीयू एग्जाम आएगा, या उसके पहले अगर टाइम मिला तो फिर एक तो टेस्ट ले लेंगे, तो फिर एक बार टेस्ट दिए, फिर एक बार पढ़ के आ गए, फिर सीयू का एग्जाम होगा तो हम लाइव क्लासेस कराएंगे, ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, बस में प्रैक्टिस कराएंगे। तो वो सब चीज़ आपको तब बेनिफिट देगा ना जब आपने थोड़ा बहुत बेसिक किया है, और नहीं भी किया तो बेनिफिट उससे होगा आपको, लेकिन अभी करके रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अभी क्लास कर लिए, जब एग्जाम टाइम आएगा लाइव स्लीपिंग कैप्सूल वीडियोस कराएंगे आपको, तो उस समय भी प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिए ना बाबू, क्या कर लीजिए? अब आते हैं ग्रुप बी में। तो ऑफलाइन ऑनलाइन पुराना 2019 का पैटर्न क्या था? 1:20, 2:30, जिस पैटर्न में आपका हम टेस्ट लेते हैं। लेकिन आप लोग का पेपर का पैटर्न इस बार प्रोबेबली 2020 वाला होगा, जिसमें कि ऑप्शंस का भरमार होता है। ऑप्शन ग्रुप ए में 10 रहेगा, आपको करना रहेगा कितना बताइए? 5। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको करना कितना रहेगा? वो 5। ग्रुप बी में तो 10, ग्रुप ए में 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से करना कितना रहेगा? 5। जो आप वही 5 तो क्वेश्चन करना है एग्जाम में जो आपको अच्छा से एकदम श्योर शॉट याद होगा। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, बोलेगा नहीं जो 5 तो सब करेगा, हम वो 5 तो नहीं करेंगे, हमको अलग करना है, हमको यूनिक करना है। अलग करने के चक्कर में बेटा सब गलत कर देता है। तो भाइयों और बहनों, बेसी सियाना बनने का दरकार नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको चालाकी नहीं करना है। और ग्रुप बी में गाइस आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30। ग्रुप ए में आपको 20 क्वेश्चन देगा, उसमें से 5 करना रहेगा नया वाला पैटर्न के हिसाब से, जो आपका आने का चांसेस ज्यादा है इस बार के एग्जाम में। तो पैटर्न चाहे जो भी हो, आपको आंसर तो वही रहेगा, टॉपिक सिलेबस वही रहेगा, लेकिन 2020 का पैटर्न ही फॉलो होने का चांसेस 90% है। क्यों? क्योंकि सेम 3 में और 5 में वही फॉलो हुआ है। एमसीक्यू पेपर में, एमसीक्यू पेपर में सीयू ने क्या किया? ऑनलाइन वाला पैटर्न फॉलो किया। ऑनलाइन वाला पैटर्न से बच्चों को बहुत रिलीफ मिल गया, क्योंकि जो 2019 का पैटर्न है जिसमें हम आपका टेस्ट लेते हैं, वो पैटर्न में ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, कंपलसरी 20 मतलब 20 करना होगा। नहीं आ रहा तो छोड़ दो। अब एज अ स्टूडेंट कितना भी अच्छा प्रिपेयर करोगे आप, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जो कंफ्यूज करेगा। लेकिन ऑनलाइन वाला जो पैटर्न है दैट इज वेरी गुड पैटर्न। ऑप्शन ग्रुप ए में आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन। फॉर्म का बात करें, ग्रुप ए में 20 क्वेश्चन देगा, 20 में से कितना करना रहेगा? 10। 20 में से कितना करना रहेगा बाबू? 10 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। और उसके बाद ग्रुप बी में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, बस समझे ना। ग्रुप बी में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा बाबू? 30। उसमें से कितना क्वेश्चन करना रहेगा बताइए?
नहीं, उसमें भी आपका, हाँ उसमें भी आपका 20 क्वेश्चन करना रहेगा आपको। तो उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है वो लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन का मार्क्स भी बढ़ा दे, 3 मार्क्स का 30 क्वेश्चन देगा, करना कितना रहेगा 20। तो देखो ग्रुप ए में अभी 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है ना, तो ऑनलाइन पैटर्न होने से पैटर्न चेंज, ग्रुप ए का क्वेश्चन हो जाएगा 2 मार्क्स का और ग्रुप बी का क्वेश्चन हो जाएगा 3 मार्क्स का। तो ग्रुप ए का सुनिएगा, ग्रुप ए में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, करना रहेगा 10, तो 2 × 10 कितना हो गया 20। और ग्रुप बी में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, करना रहेगा 20, तो 3 × 20 कितना हो गया 60, 60 और 20 कितना हो गया 80। तो ग्रुप बी का क्वेश्चन 3 मार्क्स में बदल जाएगा और ग्रुप ए का क्वेश्चन 2 मार्क्स में बदल जाएगा, जो कि अभी का ओल्ड पैटर्न क्या है 1 × 20 और 2 × 30। तो देखिए यूनिक चीज, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 ही रहेंगे, मतलब पेपर में आपका 50 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्या है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आने से आपको बेनिफिट होगा। जो आंसर हमको श्योर शॉट आता रहेगा, 100% सही आता रहेगा, वही हम अटेम्प्ट करेंगे, जो तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बस समझ रहे क्या बोले यार, कोई उसके बाद भी अगर 1-2 क्वेश्चन आपको ना आए तो छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग का रूल में याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है रूल याद रखिएगा, नो अटेम्प्ट इज बेटर देन रॉन्ग अटेम्प्ट। गलत करने से अच्छा है मत करो, मतलब मोहब्बत गलत इंसान से करने से अच्छा है मत करिए, नहीं तो पछताइएगा, सिंपल यही वाला चीज़ आप फॉलो करें। उसके देखिए आप ग्रुप बी में आइए, ग्रुप बी में आइए, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। ये बात कौन बोला था? हेनरी फ्यूल। अथॉरिटी, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ये बात किसने कहा था? 4 फ्यूल्स प्रिंसिपल। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से 4 बात ये है। Which of the following step in planning process ask the question in which environment our plan will operate? वो कौन सा प्रोसेस है प्लानिंग का जो कहता है कि हम लोग का प्लान कहाँ पे काम करेगा, किस इन्वायरमेंट में काम करेगा? आंसर होगा कंसीडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। Which theory or approach in the field of management was introduced by एल्टन मायो? एल्टन मायो ने कौन सा अप्रोच दिया था? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। Which of the following is not the characteristics of profession? कौन सा प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना प्रोफेशन का काम नहीं। समाज सेवा करना कौन सा नहीं है पूछा है कि कौन सा है पूछा है? Which of the following is not the characteristics of profession? गलत दिया हुआ हम लोग का नोट्स आंसर में, हम लोग का नोट्स के आंसर में गलत आंसर टाइपिंग किया है। इसका आंसर होगा टू अर्न मनी। टू अर्न मनी, पैसा के पीछे प्रोफेशनल लोग नहीं भागना चाहिए। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग पैसा के पीछे नहीं भागते हैं। टू अर्न मनी। हाँ पेंसिल कहाँ लिखा? अच्छा ये आपका पेंसिल है, ले लीजिए चुमकी वाला, ये ले लीजिए, कंफ्यूजन। टू अर्न मनी, ठीक है बाबू, करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ याद देखिए, याद करने में सुविधा होगा। एमसीक्यू प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट हाथ में रहने से ना याद करने में सुविधा होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहां से जाकर के 10 रुपया लगेगा, प्रिंट मार लो बाबू, तो याद करने में आपको सुविधा होगा। बहुत ही सुंदर वे में सीयू के पैटर्न में ही पेपर बना के दिया हुआ है आपको। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन सा बाबू? हाँ वही समझा रहे बाबू, वही समझा रहे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज सेवा करना चाहिए। एक डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को समाज सेवा करना चाहिए। हाँ टू अर्न मनी, पैसा कमाना है, पैसा ही कमाना है, दोनों में फर्क होता है। तो पैसा के पीछे नहीं भागना चाहिए प्रोफेशनल को। कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स मतलब रूल्स ऑफ बिहेवियर, बात व्यवहार का एक तरीका होता है प्रोफेशनल का। वेल डिफाइंड क्यूरिकुलम, और उन लोगों का पढ़ाई जो होता है उसमें एक दायरा होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। तो प्रोफेशनल का कौन सा खूबी नहीं है? तो आंसर क्या होगा? टू अर्न मनी। रूल्स ऑफ बिहेवियर होता है, वेल डिफाइंड सिलेबस होता है, समाज सेवा भी होता है, क्या नहीं होता है बताइए? टू अर्न मनी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? तो मिडिल याद रखिएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से लोग आते हैं? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं ये अगर आपको जानना है तो एक वर्ड याद रखिएगा मेरा, डिपार्टमेंटल हेड। अपने अपने डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं ना वो लोग मिडिल लेवल में आते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑर्डर ट्रांसफर करना, मोटिवेट करना, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर क्या होगा बताइए? ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is concerned with finding the right people for the right job? सही इंसान को सही काम के लिए चुनेंगे, ये क्या होता है बताइए? क्या होता है बताइए? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस होता है उस गाइडलाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी। क्या बोलते हैं? पॉलिसी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ, बोला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या क्या आता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट
4,000 बाबू, 4,000 ऑफलाइन में 4,000। देखिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक प्लानिंग का काम ही होता है स्ट्रेटजी बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना। एनालॉजिकल मेथड, ओपिनियन मेथड, सर्वे मेथड, ये सारा टेक्निक किस चीज में यूज होता है? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? फ्यूचर के बारे में एडवांस में डिसाइड करना, जैसे बारिश हो सकता है, ये फोरकास्टिंग हुआ ना बाबू, क्या हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्राइमरी फंक्शन है का 10 तो बता दिया। थिंकिंग में देखिए ठीक से, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारा किसका फीचर है? प्लानिंग। इसमें देखो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है दिमाग से रिलेटेड। दिमाग से रिलेटेड क्या होता है? प्लानिंग। काम करने से पहले सोना चाहिए, किसका काम है? प्लानिंग। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? प्लानिंग। इसमें से कौन सा बात सही नहीं है, मतलब गलत है? तुम अच्छा लड़का नहीं हो मतलब खराब लड़का हो। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, हाँ होता है। प्लानिंग परवेसिव होता है, हाँ होता है। परवेसिव मतलब जो सब जगह पाया जाए, हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशन। प्लानिंग इंटेलेक्चुअल है, हाँ बाबा हाँ। प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन टू अटेन गोल। प्लानिंग में कुछ करते नहीं है, प्लानिंग में सिर्फ सोचते हैं, इसीलिए प्लानिंग पहला फंक्शन है। तो प्लानिंग में सोचते हो, क्या करते हो? सोचते हो, काम करते नहीं हो, सोचते हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या आता है? हाउ एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है काम को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे। समझ के याद करिएगा ना तो फायदा होगा। फंक्शनल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल, फंक्शनल मैनेजर अपना अपना एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर होगा फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन दिया है? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एज अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। थोड़ी देर पहले भी पढ़ाए थे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि एक मैनेजर के अंदर में कितने जूनियर लोग होंगे, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आता है? गोल को ऑर्गेनाइज कर डिफाइन करना, गोल को सिलेक्ट करना, मोटिवेट करना या टास्क को एलोकेट करना। तो ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग आदमी को हम लोग काम को एलोकेट करते हैं, काम देते हैं। एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ टास्क, असाइनिंग ऑफ वर्क टू अदर एंड गिविंग देम द अथॉरिटी, दूसरे लोगों को काम दे करके उनको पावर देना, इसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। डेली द पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन एडवाइजरी फंक्शन आर, जो लोग एडवाइस देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ। अगला में आइए, पर्सनल क्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कंटिन्यूटी आर द फीचर्स ऑफ। पर्सनल क्वालिटी है, फॉलोअर्स का उपस्थिति होता है, परफॉर्मेंस करते हैं, कंटिन्यूअस होता है, ये सब किसका फीचर्स है? लीडरशिप। फॉलोअर्स शब्द दे दिया ना तो समझ जाइएगा लीडरशिप होगा। फॉलोअर्स शब्द, इन्फ्लुएंस वर्ड, ये सारा वर्ड अगर सेंटेंस में है तो कॉमन सेंस से समझ लीजिएगा कि आंसर क्या होगा? लीडरशिप। द अथॉरिटी ऑफ अ लीडर इज द हाईएस्ट, लीडर सबसे ऊपर होता है, फॉलोअर उसके बात को मानते हैं, लीडर सेंट्रल होता है, सारा डिसीजन लीडर खुद लेता है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, फ्री रेन या नन ऑफ दिस। आंसर होगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। द लीडर टेक्स द डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट इज, लीडर डिसीजन लेता है सबऑर्डिनेट से पूछ के, सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करके, ये सारा चीज़ किसका फीचर्स है? तो देखो ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल में, ऑटोक्रेटिक में सारा डिसीजन टॉप लेवल लेता है। ब्यूरोक्रेटिक में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे रूल्स ज़्यादा होते हैं। और डेमोक्रेटिक में जो भी डिसीजन लेते हैं ना हम लोग दूसरों से कंसल्ट करके, पूछ करके लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन है नन ऑफ दिस लास्ट में है, तो राइट आंसर क्या होगा? डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्ट सुपरविजन, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ, ये सारा किसका प्रिंसिपल है? कोऑर्डिनेशन। हार्मोनाइजेशन मेंटेन करना कोऑर्डिनेशन का ही काम है। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, ये सारा किसका काम है बताइए? स्टाफ। तो इसमें सब वर्ड तो सर पढ़े थे हम लोग। ये इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है आपको इंट्रोड्यूस करवाना, आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। क्या करवा देंगे? इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इट इज द मेंटल प्रोसेस, कौन सा मेंटल प्रोसेस है बताइए? मोटिवेशन,
इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सब्सटेंटिव, प्रोसीजर, ये सारा किसका टाइप है? कोऑर्डिनेशन। पॉलिसी वेरिफिकेशन, वर्क को फ्यूचर के लिए चेक करना, मैनेजरियल वीकनेस को रिमूव करना, गलती को सुधारना, ये सारा किसका काम है? कंट्रोलिंग। देखिए ये क्वेश्चन पेपर इजी नहीं है, अभी आपको हम पढ़ के सुना दे रहे, समझा दे रहे, ऑप्शन वहां पे काला बोल्ड करके दिया हुआ है तो आपको लग रहा है इजी तो है, लेकिन नहीं। ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में आने से ना क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शंस कितना बड़ा है। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो, लेकिन ऊपर वाला का आशीर्वाद से क्या है, जितना आपको करवाएंगे उसके अंदर से एग्जाम में आएगा, तो आपको क्या करना है, लेकिन उसमें आप कोई कमी मत छोड़िएगा। बात समझे ना? जब जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहला दिन, जैसे मान लीजिए आपका 10 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम, तो 9 तारीख को क्या है, आपको क्लास तो हम लोग का 6-7 तारीख को बंद हो जाएगा, क्लास हम लोग का 6-7 तारीख तक बंद हो जाएगा मॉक टेस्ट लेकर के। तो अभी क्या है ना, 9 तारीख को सुबह में पहले आपको लाइव क्लास कराएंगे ऑनलाइन, उसमें आपको पहले पूरा सिलेबस रिवीजन करा देंगे, पूरा सिलेबस जो है 2 घंटा में रिवीजन करा देंगे, पूरा सिलेबस। उसके बाद रात में तब फिर आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ आप तैयारी कर लोगे। फिर रात में स्लीपिंग कैप्सूल होगा, कैप्सूल मतलब खाली एमसीक्यू मार एमसीक्यू। तो जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा वो लोग भी पास हो जाएगा, लेकिन पास नहीं होना है, अच्छा मार्क्स इस बार लाना है सेम वन, क्योंकि सेम वन ईजी है, इसलिए सेम वन में अच्छा मार्क्स आना है, क्योंकि सेम वन में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा ना तो आने वाले जो सेमेस्टर्स है वो सारे टफ होने वाले हैं, समझ लो बाबू। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयर करना परफॉर्मेंस को, डेविएशन को एनालाइज करना, करेक्शन को करना, ये सारा किसका स्टेप है? कंट्रोलिंग का स्टेप्स बुक में देखिएगा इसे लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, पुराना तरीका नहीं है? क्रिटिकल पाथ मेथड। आंसर क्या होगा बाबू? क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो बिग स्टील ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर है जो फॉलो होगा, बताइए। तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? काम को हम लोग काम के बेसिस पे बांटते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैनेजर। तो ये सब कब करेंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा। छोटा बिजनेस में तो ये सब करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? इससे देखो यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पे दिया हुआ, एक चीज जो नहीं दिया वो भी आपको बता रहे। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड है, और इसको जिसने किया था उसका नाम था एल्टन मायो। तो याद रखिएगा, अगर पेपर घुमा के हम दे देते हैं टेस्ट में कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट कौन किया था, तो आप आंसर क्या दोगे? एल्टन मायो। इस पेपर में क्या दिया हुआ है? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बट इसको किया कौन था? एल्टन मायो। सो गाइस 17 कंप्लीट, 18 कंप्लीट और 19 कंप्लीट, एक पेपर और रिवीजन करवाएंगे और उसके बाद जिंगा लाला। तो आप पहले क्या दोगे? टेस्ट। तो आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन वेडनेसडे यू विल हैव द टेस्ट, या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे, लेकिन कब होगा सर श्योर बता दीजिए। श्योर क्यों बताए बाबू? एक दिन पहले मैसेज कर देंगे कि टुमारो यू हैव टेस्ट। हाँ को बात समझिए, आप पढ़ाई करिए, हम तो बोल दिया अगला टेस्ट फॉर्म का है, यस और नो गाइस। फॉर्म के बाद फिर से अकाउंट इसका टेस्ट होगा, अकाउंट्स का टेस्ट होगा आपका, ये पेपर एक कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, पेपर तब तक सॉल्व करते रहिए, पेपर कंप्लीट होने के बाद अकाउंट्स का टेस्ट भी होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।